जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में अभी वर्तमान में गवर्नर जनरल और वायसराय को समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास के वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को समझा था। आज का जो विशेष टॉपिक होगा वो होगा भारत का वायसराय। चूँकि गवर्नर जनरल के बाद देखिएगा कि एक अधिनियम आता है 1857 की क्रांति के बाद, और वही गवर्नर जनरल जो होते हैं, भारत के जो गवर्नर जनरल कहे जाते थे, वही अब भारत के वायसराय हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि ये वायसराय का मतलब क्या होता है। वायसराय का तात्पर्य यह होता है कि अब यह जो है ब्रिटिश सरकार का यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक प्रतिनिधि भारत में शासन करेगा। यानी ब्रिटिश, चूंकि अब वायसराय जब कहे जाएंगे तो समझ लीजिए कि भारत का पूरा प्रतिनिधित्व जो है ब्रिटिश सरकार के हाथों चला जाता है, और वहाँ के ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि यानी सरकारी व्यक्ति यहाँ पर आएगा और यहाँ शासन करेगा। तो इन्हीं को हमें समझना है वायसराय के बारे में। तो सबसे पहला वायसराय यानी भारत के जो फर्स्ट वायसराय थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर और 1862 तक का शासनकाल का दौर रहता है। हालांकि इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना होगा जब डेट की बात आएगी तो समझ लीजिए कि आप यूपीएससी रैंक की तैयारी कर रहे हैं। अभी यूपीएससी रैंक की तैयारी में हमें नहीं चलना है। स्टेट पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या इस टाइप का जो प्रतियोगी परीक्षा होता है इसमें ज़्यादातर जो होता है ना अप्रोच पूछे जाते हैं, न कि डेट पूछे जाते हैं। बहुत कम डेट के क्वेश्चन आते हैं। तो अप्रोच में आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये लॉर्ड कैनिंग वायसराय कैसे बने, तो इनके समय में 1857 की एक क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति जो सैनिक विद्रोह हुआ था, इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो अच्छे तरीके से समझेंगे कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है इस क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। तो 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति की वजह से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। इस नुकसान की वजह से अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत चल रही थी, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित किया गया कि अब जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के गवर्नर जनरल थे, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन करेंगे। तो यही 1858 का अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत जो है यहाँ जो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते थे, उन्हें अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का प्रथम वायसराय आपने समझ लिया कि ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय शब्द भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि ये वायसराय शब्द आया कैसे। इसके बाद बात करते हैं कि इन्हीं के समय में भारतीय दंड संहिता भारत में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, यह 1860 में इसकी स्थापना हुई। इसी के तहत आज भी देखिएगा 1860 आईपीसी धारा के तहत ही भारत में सजा यानी अपराध को दंडित करने का काम जो है इसी आईपीसी धारा के तहत ही दिया जाता है। इसको हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड। यानी इंडियन पीनल कोड कौन सा अपराध किस श्रेणी का है, यानी वह कितने धारा संख्या का है और उस अपराध की क्या सजा होगी, ये सारी डिटेल्स एक पुस्तक में संग्रहित की गई है, जिसे भारतीय दंड संहिता कहेंगे। तो भारतीय दंड संहिता किसके समय में आया, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में आया 1860 में, और उससे जो है भारत में न्यायपालिका व्यवस्था को जो है संचालित किया जाता था। इन्हीं के समय में लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में किनके समय में लागू किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू किया गया। अब बात करते हैं 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यही 1857 है जिस समय भारत में जो है आप हायर एजुकेशन को डेवलपमेंट के लिए यानी उच्च शिक्षा के विकास के लिए भारत में जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें बंगाल और मद्रास और मुंबई, ये तीनों प्रेसिडेंसी में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई, और उसके बाद से जो है लोग यहाँ से ग्रेजुएट होना शुरू कर दिए। तो 1857 से पहले विश्वविद्यालय नहीं थे, और विश्वविद्यालय कब से आया, तो 1857 में आया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हालांकि एंशिएंट टाइम में जब जाएंगे तो उसमें विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के आधार पर नहीं था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आपने पढ़ा एंशिएंट में, है ना, आप देखेंगे कि भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो इस तरीके के
विश्वविद्यालय थे, लेकिन वह गुरुकुल सिस्टम से चल रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की गई तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के आधार पर भारत में यूनिवर्सिटियाँ जो है फर्स्ट टाइम 1857 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोले गए, जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए देखेंगे कि जो वायसराय का क्रम हमने यहाँ पे लिखा, इसमें वही वायसराय को समझना है जिससे प्रश्न बनते हैं। हालांकि इसके बीच में कई ऐसे वायसराय भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 रहते हैं, लेकिन 62 से 69 के बीच में भी और भी वायसराय हैं, लेकिन उनको अभी स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, चूँकि उनके समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुए थे। जिनके समय में विशेष कार्य हुआ था, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसे आपको विशेष ध्यान में रखना होता है। तो अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो 1869 से लेके 1872 तक इनका शासनकाल का समय रहता है। ये लॉर्ड मेयो जो है, ये एक ऐसे वायसराय यानी एक ऐसे ब्रिटिश प्रतिनिधि थे जिनका एक अगर जीवनी आप पढ़िएगा तो इनको सबसे ज़्यादा घूमने में मज़ा आता था। यानी इनका कहना है, इनके द्वारा लिखित जो जीवनी है, उस जीवनी में ये बात स्पष्ट करते हैं कि हम एक दिन में लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा डेली तय करते थे। यानी एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, हमेशा घोड़े के पीठ पर ही रहा करते थे। और अंत समय में भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में घूमने का काम जो है लॉर्ड मेयो का था। तो लॉर्ड मेयो सबसे ज़्यादा जो है भारत के कई क्षेत्रों में घूमने का काम किया। और अंतिम समय में देखिएगा अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में जाते हैं, जहां पर जो है कैदियों को जो है काला पानी की सजा दी जाती थी। पोर्ट ब्लेयर में एक द्वीप है, द्वीप के चारों तरफ समुद्र, और वहां पर काले पानी की जब सजा होती थी भारतीयों को, तो उनको वहीं पर भेज दिया जाता था। तो एक यहाँ पर जो है संख्या जो थी कुल मिला के 8000 संख्या थी उस समय। यानी पूरे द्वीप पर सिर्फ 8000 जनसंख्या थी, जिसमें 7000 जो है सिर्फ कैदी थे। और इसमें जो है आप देखेंगे कि 800 जो है 7000 कैदी थे, और 800 और प्लस 200 के रूप में जो है इसको नियंत्रित करने के लिए जो है पुलिस सेवाएं काम कर रही थी। तो इस पोर्ट ब्लेयर पे अंतिम समय में जब घूमने के लिए गए थे, और ये जब ये संध्या काल में सूर्य का जो है आनंद लेने के लिए एक पर्वत पे पहुँचे थे, माउंट हेरिटा पर्वत पर। तो इस पर्वत पर पहुँचने के बाद जब अंत में अंधेरा हो गया, तो इनके साथ और भी जो कर्मी गए थे वो धीरे धीरे जो है थक गए थे, और रिटर्निंग समय में एक कैदी के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा उस कैदी का नाम नहीं पूछता है। अगर कैदी का नाम पूछता है तो आप बता सकते हैं कि शेख अली अफरीदी नाम का कैदी था। शेख अली अफरीदी नाम का कैदी जो ना छुरे से वार करके और इनकी हत्या कर देता है लॉर्ड मेयो की। तो लॉर्ड मेयो से संबंधित एक पॉइंट, हालांकि इनकी हत्या कहाँ की गई, तो पोर्ट ब्लेयर में की गई। अब लॉर्ड मेयो के समय में कई बार एग्जाम आया है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड मेयो के समय में की गई 1872 में। लेकिन हालांकि यह एक नियमित जनगणना नहीं है। सबसे फर्स्ट टाइम जो ट्रायल बेसिस में भारतीयों की जनगणना जो की गई, यह ट्रायल बेसिस पे 1872 में किसके समय में की गई, लॉर्ड मेयो के समय में। हालांकि नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 साल के बाद हर 10-10 साल पे जनगणना हो, यह आप देखिएगा नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में आपको देखने को मिलेगा। तो लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार भारत की जनगणना यानी जनगणना किस समय लाया गया, तो लॉर्ड मेयो के समय। ये नियमित नहीं है, फिर से आपको इंडिकेट करें कि यह नियमित जनगणना नहीं है, यह सिर्फ एक परीक्षण के लिए जनगणना की गई थी 1872 में। 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। ये आप एकदम कंफर्म रखेंगे कि 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय आया, और कृषि विभाग की स्थापना जो है इन्हीं के समय आया। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हो गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लीटन जो है ये 1876 से लेकर 1880 तक का इनका शासनकाल का दौर रहता है। लॉर्ड लीटन वायसराय के समय में पहली बार भारत में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1878 ईस्वी में भारत में अकाल आयोग का गठन जो किया गया, उसकी अध्यक्षता रिचर्ड एस्ट्रेची कर रहे थे। यानी भारत में कई जगह अकाल पड़े हुए थे, तो अकाल संबंधित एक आयोग गठन किया गया जिसके तहत भारतीयों को सुविधा दिया जा सके। तो अकाल आयोग का गठन किसके समय हुआ, लॉर्ड लीटन के समय हुआ। इनके समय इनकी अध्यक्षता रिचर्ड एस्ट्रेची कर रहे थे।
अब बात करते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। मैंने एक वायसराय जर्नल से संबंधित एक और वीडियो बनाया था जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको डायरेक्ट वन लीनियर में समझाया था। यहाँ पर वही दोबारा हम आपको इंडिकेट करेंगे कि लॉर्ड लीटन के समय में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। हालांकि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। मेटकॉफ जो है भारत के समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंधों को हटा दिए थे, लेकिन फिर जब लॉर्ड लीटन आते हैं तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी भारत की प्रेसों पर प्रतिबंध लगाते हैं कि कुछ भी छापने से मनाही है, जो भी छापना होगा आप पहले हमें सूचित करेंगे कि क्या छापने वाले हैं, हम अनुमति देंगे तभी आप छाप सकते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में लागू किया गया? लॉर्ड लीटन के समय में लागू किया गया। भारतीय समाचार पत्रों पर यह एक प्रतिबंध से संबंधित अधिनियम था। अब आगे समझते हैं कि लॉर्ड लीटन के समय में ही यह भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 में, जिससे शस्त्र रखना अपराध था, यानी अभी भी देखिएगा वर्तमान में शस्त्र अधिनियम है जिसमें आप देखिएगा कि कोई भी आप हथियार रखते हैं तो हथियार एक्ट यानी आपको मिलता है आर्म्स एक्ट होता है। उस आर्म्स एक्ट के तहत आपको अपराध समझा जाता है और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यही वह आर्म्स एक्ट जो है फर्स्ट टाइम 1978 में लॉर्ड लीटन के समय में ही आया कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना हथियार नहीं रख सकता है, आर्म्स नहीं रख सकते हैं, बशर्ते इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें आप यदि धर्म से संबंधित कोई आर्म्स है तो आप उसे मतलब अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग जो है किसी के नुकसान के लिए नहीं कर सकते। जैसे आप पंजाबी लोगों सिख लोगों को देखिएगा तो वो लोग जो है अपने पास जो है कटार रखा करते हैं, लोग वो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है अपने उस स्तर से उसको नहीं माना जाता है। यह अधिनियम जो है 1978 में शस्त्र रखना अपराध है, यह लॉर्ड लीटन के समय में ही यह अधिनियम आया था आर्म्स एक्ट। अब बात करते हैं कि इसके समय में सिविल सेवा परीक्षा जो भारत में हो रहे थे, यह सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर यह 19 वर्ष कर दी गई। इससे यह होगा कि भारतीय जो है वह सिविल सेवा की अधिकारी नहीं बन सके। अब समझ लिए कि देखिए एक अच्छे आएंगे तो एक बुरे आएंगे, यही आपको समझना है। तो एक अच्छे हैं लॉर्ड में, वो जनगणना किया, अच्छा काम किया। इसी के समय में देखिएगा लीटन आया तो प्रेस एक्ट लगा दिया। इसी में देखिएगा कि सिविल सेवा में भारतीय नहीं जाए इसके लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। अब 19 वर्ष कर देने से स्वाभाविक है कि कम आयु के व्यक्ति यानी सिविल सेवा का परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से 21 वर्ष की आयु घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडियम कहा जाता है। साहित्य जगत में ओवन मेरिडियम किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड लीटन को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कि फिर एक अच्छे वायसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड रिपन। एक बुरे तो एक अच्छे, यही आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन जो है भारतीयों का जो है सबसे ये कहा जाए रिपन जो था कि सबसे प्यारा वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सवाल यह आता भी है कि पूरे भारत के वायसराय में सबसे प्यारा वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा। भारत के उद्धारक के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इतिहासकार है, एक विद्वान है, उन्होंने कहा रिपन को भारत का उद्धारक। तो सवाल बनता है स्वाभाविक कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किन को भारत का उद्धारक कहा? तो लॉर्ड रिपन को कहा। इसके बाद देखिएगा कि इसके समय में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, यानी ये स्थानीय शासन का स्वायत्त शासन का जनक जो है, जैसे जितने स्थानीय शासन चलते हैं, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर जो है एक शासन चले, इसके अधिनियम को इनके समय में ही लागू। भारत में सबसे पहले प्रथम नियमित जनगणना जो है किसके समय में शुरू किया गया? लॉर्ड रिपन के समय में शुरू किया गया था। इसके बाद 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लाया गया लॉर्ड रिपन के समय में। चूँकि कारखानों में क्या हो रहा था कि अधिकतर महिलाओं का शोषण होना या महिलाओं के अलावा जो छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना, छोटे बच्चों को मजदूर के रूप में रखा जाना, इसके लिए जो है लॉर्ड रिपन ने एक अधिनियम जारी किया, कारखाना अधिनियम। और उस कारखाना अधिनियम के तहत जो है यानी कानून बनाकर और वो महिलाओं के शोषण संबंधित जो है एक्ट पारित करवाया।
और इसके अलावा जो छोटे बच्चों को मजदूर के रूप में, बाल मजदूर के रूप में रखा जाता था, यही प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत जो है उसको इसमें शामिल किया गया 1881 में। इसलिए भी लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। इसी के समय देखिएगा 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आयोग जो है लागू किया गया। हंटर कमीशन यानी यह क्या है कि हंटर कमीशन एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया प्राथमिक शिक्षा के लिए। यानी एक कमीशन बनाया गया, एक कमेटी बनाया गया जिससे प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो आयोग गठन किया गया वह था हंटर कमीशन आयोग, यानी हंटर की अध्यक्षता में, इसलिए इसे हंटर कमीशन कहेंगे। 1882 में इस कमीशन का गठन किया गया था। इसके बाद 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से मुक्ति दिया गया, जो कि 1800 ये आप देखेंगे अभी कि इसके समय में लॉर्ड लीटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, और लॉर्ड रिपन के समय में यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या कर दिया गया, यहाँ से रिमूव कर दिया गया, इस पर से लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। इसलिए भी लॉर्ड रिपन को जो है भारत का उद्धारक कहा जाता है, और ये एक अच्छे, एक प्यारे वायसराय के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद होने की वजह से 1884 में इनको त्यागपत्र देना पड़ा, यानी अपने वायसराय के प्रतिनिधित्व के आधार पर। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, जो कड़ा कानून लगाते थे, जो भारत के लिए अच्छे कार्य करते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके विरोधी हो जाते थे, और जो भारतीयों का शोषण करते थे वह ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके समक्ष पक्ष में रहा करते थे। तो इसके वजह से इनके ऊपर षड्यंत्र जारी करके इल्बर्ट बिल विवाद में फंसाया गया, जिसके वजह से इनको क्या करना पड़ा, अपना त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। इनके समय में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन जो है, देखिए अभी वही मैं बात बताया कि एक अच्छे तो एक बुरे मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही लिखिए कि यह सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय है, मतलब ये लोकप्रिय वायसराय नहीं, अलोकप्रिय वायसराय। अब इसलिए क्योंकि इन्होंने 1905 में बंगाल में प्रथम विभाजन जो है लागू किए। वो हालांकि इनका कहना था कि हम अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, प्रशासनिक इकाई को सही तरीके से संचालित करने के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। हालांकि इनका वास्तविक ये था कि बंगाल पर अपनी सत्ता को और मजबूत करना, इसलिए बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ, और वही मुस्लिम यानी मुस्लिम समुदाय को अलग और हिंदू समुदाय को अलग करना, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया। तो पश्चिमी बंगाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर कम मुस्लिम आबादी, और जबकि अधिक मुस्लिम आबादी जो है पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया। ये 1905 की ही घटना है कि अलग धर्मों को तोड़ने का काम किए और धर्म को अलग अलग करके और उस पर राज किया जा सके। इसके लिए इस नीति को 1905 में इसने लॉर्ड कर्जन ने लागू किया। तो इसके बाद देखेंगे 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसमें भारत में हायर एजुकेशन मिले उसके लिए एक टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया 1902 में। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत यह बताया गया कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वह किसके तहत संचालित होगा। तो ये आप देखिएगा कि यूजीसी के तहत इसको संचालित किया जाना प्रारंभ हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन। ये यूजीसी के तहत सभी यूनिवर्सिटियों को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके पहले यह टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया कर्जन के समय में ही। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ, तो कर्जन के समय में हुआ। इसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड मिंटो आते, मिंटो में इससे पहले भी हमने मिंटो पढ़ लिए, तो अब ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय होंगे। मिंटो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, अब ये लॉर्ड मिंटो आएंगे, वो भारत के वायसराय के रूप में कार्य करेंगे, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक का इनका शासनकाल दौर चलता है।
इनके क्रम में भारत की स्वतंत्रता के लिए देखिएगा अलग अलग ये 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और उसके बाद जो है भारत स्वतंत्रता के लिए भारत के जितने भी राजनेता थे वो एक संगठन यानी एक समूह एक दल का निर्माण कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम धर्म के समर्थक लोग जो है उसमें जो दल स्थापित किया गया वो मुस्लिम लीग था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ। यानी मुस्लिम लीग जो है एक दल यानी मुस्लिम समुदाय उसमें अधिकतर कार्य कर रहे थे, तो एक दल जो था मुस्लिम लीग दल की स्थापना किसके समय हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ 1906 ईस्वी में। इसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो जाना। कांग्रेस में देखिएगा कि गरम दल और नरम दल आ गए, तो मतों का भेद होने की वजह से गरम दल अलग हो गए और नरम दल अलग हो गए। ये कब की घटना है? 1907 की घटना है और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो सवाल बनता है कि कांग्रेस का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ, 1907 की घटना है। इसके बाद बात करते हैं 1909 में पृथक निर्वाचन यानी मुस्लिम पृथक निर्वाचन की मांग जो है 1909 में किया गया और इसके तहत जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधियों को ही चुना जाए और उसका चयन सिर्फ मुस्लिम जो नागरिक होंगे वही कर सकते हैं। इसके लिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में की गई, जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही यह घटना घटित हुई थी। इसके बाद बात करते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। यानी जितने क्षेत्रों में जो गवर्नर जनरल थे, अब चूंकि भारत में कई क्षेत्रों में गवर्नर जनरल होंगे और उन सभी गवर्नर जनरल का हेड कौन होगा? वायसराय होगा। तो उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिन्हा की नियुक्ति कर दी गई। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हालांकि हार्डिंग इससे पहले भी पढ़े, अब आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात को समझना है, जिसमें 1910 से लेकर 1916 तक का इनका शासनकाल रहता है और इनके समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली दरबार 1911 में। चूँकि बंगाल विभाजन 1905 में जो किया गया था, मुस्लिम बहुल इलाके और आप देखेंगे हिंदू बहुल इलाके को अलग अलग भागों में तोड़ने का काम किया गया था। इस बंगाल विभाजन को रद्द करने का काम किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया और इन्हीं के समय में देखिएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था, जिस समय बंगाल से राजधानी यानी कि जो कोलकाता थी भारत की राजधानी, उस समय जो है दिल्ली ले जाने की बात चल रही थी। इसलिए हार्डिंग द्वितीय जो था वहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन गठन किया था और उस दिल्ली दरबार में देखिएगा कि यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है और इसकी जब एक क्रांतिकारी का वीडियो क्लिप बनेगा तो उसमें हम वो सारी डिटेल्स बताएंगे कि कैसे उस पर बम फेंका गया और किस तरीके से अपनी जान को बचाया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। अब इसी के समय में बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। सवाल बनता है कि बंगाल विभाजन किसने लागू किया? तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। उसके बाद 1912 में दिल्ली को राजधानी बना डाला, जो कि इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता, और भारत की राजधानी अब दिल्ली हो गई। कब से? तो 1912 किसके समय में हुआ? हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। इसके बाद 1916 में आप देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है BHU की स्थापना की गई, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा कराया गया 1916 में। यह भी घटना कब होती है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में घटित होती है। अब इसके अलावा हम लोग इसके अलावा और भी जो है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि इसके पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि हार्डिंग द्वितीय जो थे वो वायसराय के रूप में रहे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहता है। इनके समय में होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, यानी होम रूल आंदोलन के तहत इनकी स्थापना, एक संगठन होम रूल संगठन जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट ही कर रही थी 1916 में। तो होम रूल आंदोलन भारत में किसके समय में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। इसी की तरह आप देखिएगा कि इसी चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट आएगा। मैंने अभी बताया कि एक अच्छे शासक के रूप में रहेंगे तो एक बुरे आएंगे, यानी एक ये वायसराय के समय में सबसे ज़्यादा भारतीयों का देखिएगा कि इस भारतीयों पर अत्याचार शोषण करना ऐसे संबंधित कानून पारित होगा।
तो यहाँ पर 1919 ईस्वी में एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। इसे हम काला कानून भी कहते हैं, रॉलेट एक्ट ये हो जाएगा। इसके तहत आप देखिएगा कि फिर इसके बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय हुआ, चेम्सफोर्ड के समय हुआ। इसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन, यानी खिलाफत आंदोलन का मतलब हो गया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है खलीफा को जो है खलीफा की हत्या कर दी गई थी, जो पूरे विश्व स्तर पर मुस्लिम का एक धर्मगुरु हुआ करते थे, और धर्मगुरु का पद जो है हटा दिया गया, खलीफा का पद हटा दिया गया, जिसकी वजह से सभी क्षेत्रों में इस खलीफा के विरुद्ध में मुस्लिम द्वारा जो है आंदोलन छिड़ गया अंग्रेजों के विरुद्ध, और वही आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में किसके समय हुआ? चेम्सफोर्ड के समय हुआ। इसी समय देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन, ये 1920 में चेम्सफोर्ड के समय ही यह घटना घटित होती है। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। तो लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर 1936 तक इनका शासनकाल रहता है। 10 साल के शासनकाल में इरविन के समय देखिए क्या क्या घटना हुई। तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। यह साइमन कमीशन जो है इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कमीशन का गठन जो है सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था और इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं होने की वजह से इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। काला कानून किसे कहेंगे? रॉलेट एक्ट। श्वेत कानून यानी श्वेत कमीशन किसको कहेंगे? साइमन कमीशन को। तो 1928 में आया, जिसका विरोध पूरे क्षेत्रों में होने लगा, काला झंडा दिखाना भारत में। तो ये सारी चीज जो है ये चल रहा था। इसी के समय में अंग्रेजों ने ये कहा कि अगर तुम सब अपना संविधान बनाने के लिए योग्य हो तो मुझे एक संविधान, एक नीति लिख कर दो। इसके वजह से नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया 1928 में, और यह नेहरू रिपोर्ट जो तैयार करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखना है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया और अंग्रेजों के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया। भारत के संविधान यानी भारत की नीति का संचालन करने के लिए एक रिपोर्ट था 1928 में। इसे किसको दिया गया? लॉर्ड इरविन को दिया गया। इसके बाद बात करते हैं कि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। चूंकि यह गांधी इरविन समझौता यह भारत के शासन चलाने के लिए, यहाँ नीतियों का निर्माण कैसे हो, यहाँ राज्य व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इसके लिए भारतीयों को भारतीय जितने नेता थे इन सभी नेता को बुलाया जा रहा था गोलमेज सम्मेलन में। अंग्रेज बुला रहे थे कि आप आओ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वहाँ पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं को कैसे भारतीयों को सौंपा जाए। तो उसके क्रम में भारत गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल सेमिनार कहते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया 1930 में, 1931 में और 1932 में। यह 3 गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र एक व्यक्ति थे, नाम है उनका अंबेडकर साहब, यानी कि भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के सदस्य रहे, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी गए थे। चूँकि 1930 में सभी नेता गए थे, परंतु गांधी यानी जी नहीं जाने की वजह से देखिएगा कि यह जो है विफल हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि 1931 में चले जाते हैं, गांधी जी जाते हैं, गांधी और इरविन के बीच समझौता होने की वजह से गांधी जी मान जाते हैं और जाते हैं लंदन में। तो इनके क्रम में भी समझेंगे कि किस तरीके से वो किंग्सवे हॉल में रुकते हैं या फिर कौन से जहाज से जाते हैं। तो ये गांधी चैप्टर में आप विशेष रूप से इसको समझेंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि इरविन के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो लॉर्ड इरविन के समय में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसी समझौता के तहत 1931 में भारत से जो है भारत का प्रतिनिधित्व गांधी जी करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए थे। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से लेकर 1943 तक का शासन का समय चलता है, और लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में देखिएगा कि ये कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिया गया 1939 में। यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था वह मंत्रिमंडलों ने अपना त्याग पत्र दे देते हैं लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में 1939 में। इसके बाद 22 दिसंबर 1939 के द्वारा जो है मुस्लिम लीग ने, जब त्याग पत्र होता है 1939 में, तो मुस्लिम लीग जो है इसके समर्थन में थे कि अच्छा हुआ कि कांग्रेस टूट गया, और इसके वजह से मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस का कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर को 1939 में, किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में मनाया गया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक जो हुआ वह किसके घटनाक्रम में रहा? तो लिनलिथिगो के समय में ही रहता है।
अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यह भी भारत छोड़ो आंदोलन जो कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो पारित किया गया, यह किसके समय हुआ, तो लिथिगो के समय हुआ। इसमें देखेंगे 1940 में इस समय ब्रिटेन की जो है प्रधानमंत्री चर्चिल बनते हैं, विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल बनते हैं, बनने के बाद जो है भारत में देखिएगा एक वेवल योजना भेजा जाता है भारतीयों को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो वेवल योजना था, लॉर्ड वेवल की अध्यक्षता में होती है, जो कि 1943 से 1947 तक यहाँ पर वेवल भारत में रहते हैं वायसराय के रूप में। और 1946 में नौसैनिक विद्रोह, इसके समय लॉर्ड वेवल के समय में होता है। और 16 अगस्त 1946 को चूंकि भारत में अब देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी दल थे वह एक चरम सीमा पर युद्ध छेड़ चुके थे अंग्रेजों के समक्ष। तो उस समय क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाना आरंभ किया। अर्थात क्या हुआ कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम का जो है एक मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा हो और उसका वोटिंग कौन करे, तो मुस्लिम ही करे। तो इसके लिए पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर मुस्लिम लीग जब यह नहीं मांग स्वीकृत हुआ तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, यानी जो जहां है वही अपना राज शुरू कर दे, मुस्लिम का बहुल इलाका है वही अपना राज शुरू कर दे, और वही सीधी कार्यवाही दिवस मनाना प्रारंभ किया 16 अगस्त को। इसके बाद देखेंगे कि संविधान सभा का गठन हो जाता है, जिसमें संविधान सभा का गठन होने के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 से जो है संविधान बनना प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद ये देखेंगे कि संविधान बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और उसको लागू करा दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ये बात आपको पहले से पता है। इसके बाद देखिएगा 1947 जब देश आज़ादी के क्रम में आता है तो माउंटबेटन एक योजना लेके आते हैं जिसको मनबाटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन का योजना जो था वह मनबाटन योजना था, जिसे हम डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, यानी डिकी में एक चिड़िया को बंद करके लेके आए और उसको बांट रहे। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के तहत ही होता है। 1947 से लेकर 1948 तक वायसराय के रूप में कार्य रहे और अंतिम रूप में भारत का गवर्नर जनरल के रूप में भी काम करते हैं। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत को स्वतंत्रता मिली किस योजना के तहत, तो माउंटबेटन योजना के तहत। इस माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना कहेंगे या इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहेंगे। और इसके बाद जो है भारत स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र होने के बाद जो भारतीय नागरिक भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल वो होते हैं सी राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय नागरिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है यही सी राजगोपालाचारी बनते हैं, जो कि 1948 से लेकर 1950 तक होते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जब देश जो है गणतंत्र हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हो जाता है, अर्थात संविधान लागू हो जाता है। तो संविधान लागू होने के बाद भारत का अब गवर्नर जनरल पद हटाकर वहां पर कौन सा पद डाल दिया गया, राष्ट्रपति पद डाल दिया जाता है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको पहले से पता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।